हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 12 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, और 12 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट के आधार पे जो है टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो PYQ बेस्ड पे जो आपका पहला क्वेश्चन है कि विच ईयर डिड द इंडियन हॉकी टीम पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ओलंपिक गेम्स। और ये जो आपका MP पुलिस SI में जो आपका ये प्रश्न पूछा गया था, यानी ओलंपिक खेलों में जो है भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार किस वर्ष जो है वो भाग लिया था। तो देखिए, ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार जो है ये आपका 1928 के ओलंपिक में जो वो भाग लिया था। तो 1928 का ओलंपिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय हॉकी टीम ने जो है ओलंपिक खेलों में 1928 से 1956 तक जो है लगातार जो वो 6 स्वर्ण पदक जो वो भारत के द्वारा जो वो जीता गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि जो भारत के द्वारा पहला जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो जीता गया था ना 1928 में, उस समय जो है भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। तो देखिए, उस समय जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे ना, ये आपके जयपाल सिंह मुंडा थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले, भारतीय हॉकी टीम ने जो है अब तक ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जो वो जीते हैं। तो देखिए, भारत के द्वारा अब तक जो है 8 गोल्ड मेडल जो है ये आपका हॉकी की तरफ से जो वो जीता गया। और कब कब, तो देखिए 1928 से 1956 तक लगातार आपके 6 स्वर्ण पदक जीते गए थे। इसके बाद 1964 में जो आपका जीता गया था, जो कि आपका टोक्यो ओलंपिक था, इसमें भारत के द्वारा जो गोल्ड मेडल जीता गया था। इसके बाद जो लास्ट आपका हॉकी में गोल्ड मेडल जीता गया था ना, ये आपका 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जो वो गोल्ड मेडल जीता गया था। एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि अंतिम बार भारतीय हॉकी टीम के द्वारा आपका जो गोल्ड मेडल है ना, ये किस वर्ष और किस ओलंपिक में जीता गया था। तो ये आपका 1980 में मॉस्को ओलंपिक में जो वो जीता गया था, और इसे जो है भारत का हॉकी का स्वर्ण युग भी जो वो कहा जाता है। इसके अलावा बात कर ले, भारतीय हॉकी टीम जो अब तक ओलंपिक में कितने मेडल जो वो जीत चुका है। तो देखिए, अब तक भारतीय हॉकी टीम के द्वारा 13 मेडल जो वो जीता गया है, जिसमें 8 तो आपका गोल्ड मेडल जीता गया है, 1 जो आपका सिल्वर मेडल जीता गया है, और 4 जो वो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। और देखिए 2024 में जो आपका पेरिस ओलंपिक हुआ है ना, उसमें भारतीय हॉकी टीम ने जो है वो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आपका टॉप मोस्ट क्वेश्चन है कि 2023 में G20 बैठक के लिए भारत के शेरपा के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि 2023 का जो G20 बैठक हुआ था, ये आपका भारत देश में ही आयोजित किया गया था, और इसमें भारत के शेरपा के रूप में जो है ये अमिताभ कांत को जो वो नियुक्त किया गया था। तो अमिताभ कांत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपका 2021 में आपका जो G20 बैठक हुआ था ना, उसमें भारत के शेरपा के रूप में जो है ये आपके पीयूष गोयल को जो वो नियुक्त किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हु बिल्ट द कैलाश टेम्पल एट एलोरा, यानी एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है ये किसने बनवाया था। और ये जो आपका UK SSSC फॉरेस्ट गार्ड में जो ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, एलोरा में जो आपका प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है ना, इसे जो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा जो वो बनवाया गया था। तो कृष्ण प्रथम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कृष्ण प्रथम ये जो है किस वंश से संबंधित है, तो ये आपके राष्ट्रकूट वंश से जो वो संबंधित है। इसके अलावा बात कर ले, जो आपका एलोरा में जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है। तो ये आपका भगवान शिव को समर्पित है। और ये जो आपका मंदिर जो है ये किस शैली में बनाया गया था। तो इस मंदिर को जो है ये आपका द्रविड़ शैली में जो वो बनाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एलोरा में आपके कितने गुफाएं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, एलोरा में जो आपके टोटल 34 गुफाएं हैं, जिनमें हिंदू, बौद्ध, जैन गुफाएं मंदिर जो है वो बने हुए हैं। तो ये सारे फैक्ट
जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आपका टॉप मोस्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि 1857 का विद्रोह मेरठ में कब शुरू हुआ था, और ये जो आपका यूकेपीएससी में आपका ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह है ना, ये आपका मेरठ से कब शुरू हुआ था, तो ये आपका 10 मई से जो वो आपका शुरू हुआ था। तो 10 मई 1857 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और बात कर लीजिए जो आपका 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये किस कारण हुआ था, तो देखिए 1857 का जो विद्रोह था ना, ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है ये आपका पहला विद्रोह था। और ये जो पहला ही विद्रोह हुआ था ना, ये आपका मेरठ से जो वो शुरू किया गया था। और उस समय भारत का जो वायसराय कौन था, तो देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का जो आपका वायसराय था ना, ये आपका कैनिंग था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा, इन सबको लॉर्ड कहना आप बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। कैनिंग जो था ना 1857 के विद्रोह के दौरान जो है ये आपका ब्रिटिश वायसराय था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह का जो है मुख्य कारण क्या था। तो देखिए 1857 के विद्रोह का जो मुख्य कारण था ना, ये आपके चर्बी वाले कारतूस और सैन्य शिकायतों के मुद्दे पर जो ये आपका अधिक जो जोर है वो दिया गया था। और इसमें आपका जो है मार्च 1857 में बैरकपुर में एक सिपाही मंगल पांडे ने जो है कारतूस का उपयोग करने से जो वो इनकार कर दिया था और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर जो वो हमला किया था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि मंगल पांडे को जो है ये फांसी पर कब लटका दिया गया था। तो देखिए 8 अप्रैल 1857 को जो है मंगल पांडे को फांसी पर जो वो लटका दिया गया था। तो ये डेट भी जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम आयु के जो वो तबला वादक हैं। तो देखिए तबला वादक की बात कर ले तो ये जो आपके जाकिर हुसैन है ना, ये सबसे कम उम्र में पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो है ये आपके तबला वादक हैं। तो जाकिर हुसैन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और जाकिर हुसैन को पद्मश्री और पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो देखिए जाकिर हुसैन को जो है 1988 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था और इन्हें 2002 में जो है इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जाकिर हुसैन को जो है 2023 में जो है इन्हें आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है पद्म विभूषण से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपके जाकिर हुसैन है ना, ये आपके तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां के जो वो बेटे हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि उस्ताद अल्लाह रखा खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये तबला वाद्य यंत्र से है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में स्थापित होने वाला सबसे पहला लौह एवं इस्पात कंपनी कौन सा है। तो देखिए भारत का जो सबसे ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट है ना, ये आपका टिस्को है। और टिस्को का जो फुल फॉर्म है ये क्या होता है, तो देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये जो आपका भारत का सबसे पुराना जो है आयरन एंड स्टील प्लांट है। तो टिस्को आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले टिस्को ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो देखिए टिस्को जो है ना, ये आपका झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। और टिस्को की जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके जमशेद जी टाटा के द्वारा जो वो किया गया था। और कब किया गया था, किस वर्ष में, तो ये आपका 26 अगस्त 1907 को जो वो किया गया था। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी जो है पूर्वांचल की पहाड़ी या फिर पूर्वी हिमालय में नहीं है। और ये जो आपका आईसीआर टेक्नीशियन में जो ये प्रश्न पूछा गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पूर्वी पहाड़ियों को ही जो है सामूहिक रूप से जो है ये आपके पूर्वांचल के नाम से जो वो जाना जाता है। तो देखिए अगर ऑप्शन में हिमाद्री पहाड़ियाँ दिया रहे ना, तो आपको हिमाद्री पहाड़ियाँ जो वो टिक करना होगा। हिमाद्री पहाड़ियाँ जो है ये आपके पूर्वांचल पहाड़ियाँ हिमालय में जो है ये आपका नहीं आता है। तो इसके अलावा अगर बात कर ले, ये जो आपके पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं ना, इन पर्वतों का जो निर्माण है ये आपका किससे हुआ है, तो ये आपके अवसादी चट्टानों से जो इसका निर्माण जो वो किया गया है। और देखिए पूर्वांचल सीमा में आपके कौन कौन सी पहाड़ियाँ आ जाती है, तो देखिए नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ और पटकाई पहाड़ियाँ, ये सब जो आपके पूर्वांचल सीमा में जो ये पहाड़ियाँ आ जाती है। और पूर्वांचल पहाड़ियाँ में सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए कौन सी है, तो देखिए पूर्वांचल पहाड़ियाँ में सबसे ऊंची जो चोटी है ना, ये आपका माउंट दाफा है। और माउंट दाफा की ऊंचाई एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखिए माउंट दाफा की जो ऊंचाई है ना, ये आपका 15,020 फीट, यानी अगर मीटर में बात कर ले तो देखिए 4,000
1578 मीटर जो है इसका जो वो ऊंचाई है। और ये जो आपका किस राज्य में स्थित है, तो देखिए ये जो आपका माउंट दाफा है ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किस प्रकार की कोशिका में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी किस प्रकार के सेल में जो आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, इसके अलावा जो आपका आरबीसी होता है ना, यानी रेड ब्लड सेल्स, यानी मानव लाल रक्त जो कोशिकाएं होते हैं ना, इनमें आपका नाभिक यानी आपका जो है केंद्रक न्यूक्लियस जो वो नहीं होता है। तो ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया रहे ना, वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्लेटलेट्स में भी जो है आपके केंद्रक जो वो नहीं पाया जाता है। इसके अलावा फूलदार पौधे में छलनी नलिका तत्वों में भी जो है ये आपका नाभिक जो वो नहीं होता है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन दिया रहे वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन डाइसल्फ्यूरिक एसिड, यानी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है ना, ये आपका H2S2O7 होता है। और H2S2O7 में आपका सल्फर का जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है ना, तो उसे जो आपको X मान लेना होता है। तो यहाँ पर जो आपका सल्फर का जो है ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है, तो सल्फर को जो हम यहाँ पे X मान लेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला कितना होता है। तो देखिए हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, ये आपका +1 होता है। और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर ये कितना होता है, तो ये हमारा -2 होता है। तो इस अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करके जो है हम ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना सिखा देते हैं। तो देखिए H2S2O7 का हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे सल्फर का। तो देखिए H2 में आपका कितना अणु है, तो 2 अणु है, तो 2 अणु पहले यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन का आपका कितना होता है, तो ये हमारा हाइड्रोजन का जो है ये हमारा 1 + 1 होता है। तो +1 यहाँ पे लिख लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। फिर हम सल्फर का हमें ज्ञात करना है, लेकिन सल्फर में आपका जो है 2 अणु दिया गया है, इसलिए यहाँ पे 2x जो वो लिख देंगे। फिर आपका प्लस यहाँ पे हो जाएगा। फिर O7 आपका दिया गया, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन यहाँ पे आपका 7 जो है ऑक्सीजन का अणु दिया गया है। तो पहले हम 7 लिख लेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है, तो -2 होता है, ठीक है। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2 × 1 कितना होगा, तो 2 होगा, प्लस 2x हो जाएगा, और प्लस माइनस कितना होगा, माइनस ही होता है, ठीक है। तो 7 × 2 -14 होगा यहाँ पर, ठीक है, -14। और यहाँ पे हमारा = 0 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन में आपका यहाँ पे आप देखोगे कि कोई भी चार्ज नहीं दिया गया, निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आपका नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे = 0 लिख देंगे, ठीक है। तो 2 + 2x - 14 = 0, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगर बात कर ले 2 + 2x - 14 था, तो 14 में से अगर आप 2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो -12 + 2x = 0 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 2x ये जो -12 है ना, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। x = हमारा कितना आएगा, तो 12/2। और इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो x हमारा 6 आ रहा है। तो x हमारा किसका फाइंड करना था, तो ये सल्फर का फाइंड करना था। तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा ना, वो हमारा +6 आ जाएगा। तो +6 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए TCS एग्जाम ले रहा है, तो एक आपका योजना से जरूर प्रश्न पूछेगा। तो ये कि योजना भी मैं आपको करा देता हूँ, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात कर ले, तो इसे जो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को जो है लाल किले के प्राचीर से जो है इस योजना की घोषणा किया गया था। और 28 अगस्त 2014 को जो है इसका शुभारंभ जो है वो किया गया था। तो इसका शुभारंभ अगर पूछा जाए तो 28 अगस्त 2014 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात कर ले, तो देखिए वित्तीय समावेशन के लिए ये जो आपका किस प्रकार का मिशन है, तो एक आपका जो है एक राष्ट्रीय मिशन है। और देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो मकसद है ना, ये किफ़ायती तरीके से वित्तीय सेवा जो है वो मुहैया कराना है। और इस योजना के तहत जो है बैंकिंग, बचत और जमा खाते, इसके अलावा धन प्रेषण, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी सेवाएं भी जो वो दी जाती है। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अब देखिए टीसीएस कोई भी एग्जाम लेता है तो आपका शास्त्रीय नृत्य से जो है जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए कथकली की बात कर ले तो ये जो आपका केरल राज्य का जो एक शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक आपका कथकली होता है, एक आपका कथक होता है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कथक दिया रहे ना तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर कथकली के प्रमुख अगर नृत्यांगना की बात कर ले तो देखिए इसमें आपके गुरु कुंचु कुरूप, गोपीनाथ, कोटाकल शिव रामन और रीता गांगुली, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका कथकली नृत्य से है। और कथकली में आपके कितने मुद्राएं होते हैं, तो इसमें आपके 24 जो वो मुख्य मुद्राएं होती है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार आपके जो है वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य को दर्जा जो वो दिया गया है। तो देखिए संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार वर्तमान में आपके 8 शास्त्रीय नृत्य को जो वो दर्जा दिया गया है। और वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला आपका भरतनाट्यम जो कि सबसे पुराना आपका शास्त्रीय नृत्य है, और ये जो आपका भरतनाट्यम है ये आपका तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो ये आपका उत्तर पश्चिम और मध्य भारत, जिसे आपका बेसिकली उत्तर प्रदेश राज्य का जो है ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। कथकली आपको बता दिया है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी जो है ये आपका उड़ीसा का है। मणिपुरी जो है आपका मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम जो आपका केरल का है। सत्रिया जो आपका सबसे नवीनतम असम राज्य का जो है ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में आपका ये दिया रहे ना, ये तो मैंने संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार बताया क्वेश्चन अगर दिया रहे, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपका संगीत नाटक एकेडमी अनुसार ना दिया रहे, आपका दिया रहे कि सांस्कृतिक मंत्रालय के अकॉर्डिंग कितने शास्त्रीय नृत्य को दर्जा जो वो दिया गया है, तो जब भी क्वेश्चन में आपका सांस्कृतिक मंत्रालय रहना तो फिर आपको जो है वो 9 करेक्ट आंसर करना होगा। सांस्कृतिक मंत्रालय ऐसा मानता है कि छऊ भी जो है ये आपका शास्त्रीय नृत्य है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका इनमें से कौन जो है आपके बांसुरी वाद्ययंत्र से संबंधित है, तो ऑप्शन में आपका हरिप्रसाद चौरसिया दिया रहेगा। तो देखिए हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है ना ये आपका बांसुरी वाद्ययंत्र से है, तो बांसुरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए हरिप्रसाद चौरसिया को जो है 1992 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2000 ईस्वी में जो है इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अन्य प्रसिद्ध वादक और वाद्ययंत्र की बात कर ले तो ये सारे जो आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं आपके यहाँ पर, क्योंकि टीसीएस जो आपका इस प्रकार का प्रश्न जो वो जरूर पूछता है, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके जो है आप ये जरूर देख कर जाइएगा। ऐसे मैं बता सकता हूँ लेकिन वीडियो आपको बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले क्वेश्चन यहाँ पर कि संविधान किस अनुच्छेद में जो है उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है, यानी भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये उपराष्ट्रपति होगा, इसका जो प्रावधान है ना ये किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इसका जो प्रावधान है ना ये आपका अनुच्छेद 63 में जो वो किया गया है, तो अनुच्छेद 63 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं ना ये राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा उपराष्ट्रपति से संबंधित अन्य अनुच्छेद की बात कर ले तो देखिए भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आपका अनुच्छेद 63 में कहा गया है। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 64 की बात कर ले तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा यानी राज्यों के परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा एवं कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, यह आपका अनुच्छेद 64 में बताया गया है। अनुच्छेद 65 की बात कर ले तो उपराष्ट्रपति को कार्यकाल में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कार्यों का निर्वहन करना होगा, यह आपका अनुच्छेद 65 में आपका जो वो कहा गया है। नेक्स्ट अगर बात कर ले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में निर्वित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, ये जो आपका अनुच्छेद 66 में कहा गया है। अनुच्छेद 67 में जो है आपका उपराष्ट्रपति अपनी नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, यानी पद के बारे में आपका जो उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है ये आपका अनुच्छेद 67 में जो वो बताया गया है। नेक्स्ट जो आपका टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, यानी आर्टिफिशियल जो आपका बनाया गया जो झील है वो कौन सी है। तो देखिए जो सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है ना ये आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए गोविंद वल्लभ पंत सागर झील को ही जो है
ये आपका रिहंद बांध के नाम से भी जो वो जाना जाता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपका गोविंद पंत सागर जो झील है ना, ये कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में जो है ये आपका पिपरी में स्थित है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है ना, आपको घुमाने के लिए गोविंद पल्लव पंत सागर जो है वो ऑप्शन में जो आपको नहीं देता है। तो देखिए फिर आपका जो भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा जो कृत्रिम झील है ना, वो आपका उसका नाम आपको ध्यान में रखना है। ये आपका जो है ढेबर झील है। ढेबर झील जो है ये आपका जिसे जयसमंद झील भी जो वो कहा जाता है। और ढेबर जो झील है ना, ये भारत का दूसरा जो है सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। वहीं अगर पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी झील एशिया की सबसे बड़े ताजे पानी की झीलों में से एक है, तो देखिए अगर एशिया का सबसे बड़े ताजे पानी की झीलों में से एक अगर पूछा जाए तो ये आपका उलर झील है। और उलर झील जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि आपका जो ये टुलबुल परियोजना है ना, ये आपका इसी झील के मुहाने पर जो वो स्थित है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि आपका विश्व का सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है ना, ये कौन सी है, तो देखिए विश्व का सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है ना, ये आपका कैस्पियन सागर है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है हर्षवर्धन के द्वारा जो वो नई लिखी गई थी। तो देखिए हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के अगर नाम देख ले तो देखिए रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका, ये सभी जो आपके हैं ना, ये हर्षवर्धन के द्वारा जो वो लिखे गए हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया रहेगा। इसके अलावा जो भी चौथा ऑप्शन दिया रहे ना, वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके बाणभट्ट है ना, ये आपके हर्षवर्धन के जो वो दरबारी कवि थे। और बाणभट्ट के द्वारा ही जो है ये आपका कादम्बरी नामक जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है ना, ये कादम्बरी पुस्तक, ये जो आपका बाणभट्ट के द्वारा ही जो वो लिखा गया था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर हर्षवर्धन की बात कर ले तो देखिए हर्षवर्धन जो थे ना, ये पुष्यभूति वंश के जो वो शासक थे। और इनका जो शासन काल है ये आपका 606 सीई से लेकर जो है 647 सीई तक रहा था, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि शहरों, कस्बों और नगर पालिकाओं क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाना और विभिन्न हितधारकों के समन्वित प्रयास के माध्यम से भीख मांगने में लगे लोगों को जो है समग्र पुनर्वास की रणनीति बनाना, ये जो आपका किस आपका जो है योजना के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये जो आपका उद्देश्य है ना, ये आपके स्माइल 75 का जो एक पहल है, तो स्माइल 75 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एसएससी जीडी में आपसे प्रीवियस ईयर में यहाँ से पूछा गया था कि 12 अगस्त 2022 को जो ये आपका स्माइल 75 जो योजना शुरू किया गया था ना, ये जो है किसके पुनर्वास से संबंधित है, तो ये आपके भीख मांगने में लगे लोगों के पुनर्वास से जो है ये आपका संबंधित है। और ये जो आपका स्माइल 75 जो पहल है ना, इसका शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था, तो देखिए इसका जो आपका शुभारंभ है ना, ये 12 अगस्त 2022 को जो है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री उस समय जो थे वो आपके डॉक्टर वीरेंद्र कुमार थे, और इन्हीं के द्वारा जो वो शुभारंभ किया गया था, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर स्माइल का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो देखिए इसका पहल का जो फुल फॉर्म है ना, ये आपका सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जो ये किस वर्ष में जीता था। तो देखिए भारत के द्वारा पहली बार जो क्रिकेट विश्व कप है ना, ये आपका 1983 में जो वो जीता गया था। और उस समय भारत ने जो है ये किस टीम को हराया था, तो उस समय जो वो वेस्ट इंडीज़ को हराया था। इसके अलावा बात कर ले जो आपका पहला जो ओडीआई विश्व कप हुआ था ना, यानी जो पहला जो विश्व कप हुआ था उसका विजेता टीम कौन रहा था, तो ये आपका वेस्ट इंडीज़ देश रहा था, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपका 1983 में जो आपका पहली बार भारतीय क्रिकेट विश्व कप जीता था, तो उस समय जो भारत के कप्तान थे ये कौन थे, तो ये आपके कपिल देव थे, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इस टूर्नामेंट में 1983 में आपके सबसे ज़्यादा जो विकेट है ना, ये आपका रोजर बिन्नी ने लिया था, जो कि सबसे ज़्यादा 18 विकेट जो वो लिए थे। इसके अलावा बात कर ले सेमीफाइनल और फाइनल में दोनों में जो आपके मैन ऑफ द मैच रहे थे ना, ये आपके मोहिंदर अमरनाथ रहे थे, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा ओडीआई का जो दूसरा विश्व कप है ना, ये कब जीता गया था, तो ये आपका वर्ष 2011 में जीता गया था, जो
जो कि आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका संयुक्त रूप से जो है बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। और इस समय जो भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान थे ना, ये आपके महेंद्र सिंह धोनी थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और भारत ने फाइनल में जो है किसे हराया था, तो ये श्रीलंका देश को हराया था। वहीं अगर T20 की बात कर ले तो देखिए T20 का जो पहला संस्करण है ये आपका 2007 में खेला गया था, जो कि आपका साउथ अफ्रीका में खेला गया था। और पहला ही जो संस्करण है ना, ये भारत देश के द्वारा जो वो जीता गया था। फाइनल में भारत ने 2007 में जो है ये पाकिस्तान टीम को हराया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 2023 का जो आपका ODI विश्व कप है ना, ये आपका भारत में ही आयोजित किया गया है। और इसका जो आपका विजेता टीम है ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने जो है भारत को हराया था। और इस समय जो भारत के कप्तान थे ना 2023 ODI विश्व कप में, ये आपके रोहित शर्मा थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 2024 का जो आपका T20 विश्व कप हुआ है ना, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका संयुक्त रूप से जो है USA और आपका जो है वेस्ट इंडीज देश में जो आपका आयोजित किया गया था। और 2024 के T20 विश्व कप का जो आपका विजेता टीम है ना, ये आपका भारत देश रहा है। भारत ने फाइनल में जो है ये आपका साउथ अफ्रीका टीम को जो वो हराया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हेमिस जो महोत्सव है ना, ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका हेमिस महोत्सव है ना, ये आपका लद्दाख में जो वो मनाया जाता है। तो यहाँ पर राज्य या फिर UT दिया गया होगा, ठीक है। तो लद्दाख आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपका लद्दाख या UT या फिर राज्य दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो लद्दाख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका हेमिस जो महोत्सव है ना, ये किसके द्वारा जो वो किए जाने वाला है, एक अनूठा मुखौटा नृत्य है। तो ये जो आपका लमास द्वारा किया जाने वाला जो अनूठा मुखौटा नृत्य है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए TCS के द्वारा एक आपका क्या किया जाता है कि इकोनॉमिक्स का भी जो वो प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो इकोनॉमिक्स में आपको एक ध्यान रखना है, नेट इन्वेस्टमेंट यानी शुद्ध निवेश जो है ये क्या होता है। तो देखिए नेट इन्वेस्टमेंट का जो मतलब होता है ना कि कंपनी ने पूंजीगत परिसंपत्तियों पर जो कुल रकम खर्च की है, उसमें से उन परिसंपत्तियों की मूल्यह्रास की लागत को जो है घटा दिया जाए। और यह आंकड़ा इस बात का पता लगाता है कि कंपनी के संचालन में जो है इस्तेमाल होने वाले संयंत्र जैसे कि आपके उपकरण और सॉफ्टवेयर जैसे टिकाऊ सामानों पर जो है कितना खर्च किया जा रहा है, इसे ही जो आपका नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कहा जाता है। तो ये आपको जो है नेट इन्वेस्टमेंट का जो है ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारे टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे जो कि आगामी शिफ्टों में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।